नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। ममता बनर्जी के बंगाल में इस वक्त जबरदस्त हंगामा हलचल चल रही है। एक तरफ हिंसा में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और खिलौनों की तरह बम उछाले जा रहे हैं। अब सवाल पूछने पर जूते चप्पल तक चल गए। जी हां, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। आज बंगाल विधानसभा में सारी मर्यादा तार तार हो गई। विधानसभा जंग का मैदान बन गई। बीरभूम में हुए नरसंहार को लेकर बीजेपी ने सदन में चर्चा की मांग की। जवाब में बीजेपी और टीएमसी के विधायकों ने एक दूसरे के न केवल कपड़े फाड़ डाले बल्कि एक दूसरे को घसीट घसीट कर पीटा। ये सब विधानसभा के अंदर हुआ। टीएमसी के विधायकों ने बीजेपी के सदस्यों को कॉलर पकड़कर हाउस से बाहर निकाला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिविल ड्रेस में सदन के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने विधायकों को पीटा। स्पीकर ने हंगामे के बाद शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जैसी गुंडागर्दी बीरभूम में हुई वैसी ही गुंडागर्दी विधानसभा में सरकार ने की। बीजेपी ने टीएमसी पर आज गंभीर आरोप लगाए, लेकिन घटना के बाद अंदर में ऑपोजिशन का जो काम है, हम लोग का डिमांड था हाउस का सब काम एडजॉर्न करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। कम से कम 2 घंटा तो करिए, आज आखिरी दिन है। उसका बाद वो दाबी नकार दिया। उसका बाद हम लोग का जो 60-65 एमएलए आज आया था, एक साथ शाउटिंग डेमोक्रेटिक वे से हम लोग का अधिकार है। लेकिन कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस ये लोग लाया, कलकत्ता पुलिस का आदमी आज ही लाया। मारपीट में, आपस मारपीट में जैसे माहौल बनाया अंदर में, बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर। यह बंगाल में जो हालत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। आपने सुना बीजेपी का आरोप, लेकिन ममता के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि आज बंगाल में जो हुआ वो उससे पहले कभी नहीं देखा गया। विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने टीएमसी विधायकों को पीटा। ये कभी हमने देखा नहीं, ये घटना। हम ऑपोजिशन में भी थे, हम आज 11 से सरकार में भी हैं। बहुत सारे विरोधी दलों नेता हम देखे हैं जिन्होंने सरकार का अपोज किया, हम लोग भी करते थे। तो असेंबली है बात करने का जगह, असेंबली है अपने वक्तव्य रखने का जगह, असेंबली है जो तथ्य देके अब हमारे जो क्लेम है उसे काटने का जगह। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, रोज कागज फाड़ना, रोज टेबल चेयर तोड़ना, वो जो लाइट है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, उसको तोड़ देना, ये असेंबली नहीं है। बीजेपी का ये आरोप है कि हुआ बीजेपी और तृणमूल के बीच, लेकिन सिर्फ बीजेपी का एमएलए सस्पेंडेड हुआ, तृणमूल के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तृणमूल का कोई एमएलए तो वहाँ पर था ही नहीं। जो हुलीगेजे में हुआ था, तृणमूल का एमएलए तो मार खाया, तो मार देने वाला सस्पेंड होता है या मार खाने वाले सस्पेंड होते हैं? कौन है सस्पेंड? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, मारपीट तो हुई अंदर। अब सवाल यह है कि इसकी शुरुआत किसने की, किसकी वजह से वहां ऐसी शर्मनाक हालात बने। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं तृणमूल कांग्रेस से, और विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हमारे साथ जुड़े। स्वागत है आपका। कैलाश जी, आपने तो बंगाल में अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़वाया पार्टी को। उस वक्त भी ये आरोप लगते थे कि बड़ी पॉलिटिकल वायलेंस होती है बंगाल के अंदर, लेकिन आज सदन के अंदर जो हुआ उसको कैसे देखें? आरोप आप पर वो लगा रहे हैं, आप उन पर लगा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि वहां ये मारपीट, ये कपड़ा फाड़ मारपीट क्यों हुई और किसने शुरू की? देखिए, जो बंगाल की सड़कों पर होता है, पहली बार बंगाल की विधानसभा में भी हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि मारपीट दिखाई दे रही है, पर यदि आप गौर करेंगे कि मारपीट का क्षेत्र कौन सा है, विपक्ष के लिए एक निर्धारित स्थान होता है, वहां पर विपक्ष बैठा हुआ है, वहाँ टीएमसी के लोग आकर उस स्थान पर मारपीट कर रहे हैं। आपने अभी वीडियो दिखाया, आप वो वीडियो को आप फिर से एक बार गौर से देखिएगा। जहाँ पर विपक्ष बैठता है वहाँ पर आकर टीएमसी के लोगों ने मारपीट की। दूसरी बात ये है, जो लोग पिटे उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई है, एफआईआर भी उनके खिलाफ हुई है। नेता प्रतिपक्ष को 1 साल के लिए बर्खास्त भी कर दिया। वास्तव में दलित हमारे जो विधायक हैं, मनोज टिक्का, उसके साथ मारपीट हुई। नरसिंह महतो हमारे बहुत सीनियर विधायक हैं, उनके साथ मारपीट हुई। चंदा बावरी हमारी बहुत ही आदिवासी महिला है, उसके साथ मारपीट हुई। और ये सब घटना
कैमरे में कैद है, और इसलिए बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सफाई दे सके जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कभी भी विधानसभा के अंदर बाहर की पुलिस नहीं आती है, मार्शल वगैरह ही उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जब वो बोल रहे हैं बीच में आ साथ साथ। जाते हैं। पर पहली बार आप बोलिए। बंगाल की पुलिस सीधी विधानसभा के अंदर घुस गई और उन्होंने टीएमसी के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ धक्का मुक्की की है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर हमला नहीं है, ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है, ये प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कैलाश जी, अब उस वक्त जब आपने जब पहले बताया कि जहां आप लोग बैठते हैं यानी विपक्ष बैठता है वहां ये हुआ, अब तस्वीर है स्क्रीन के ऊपर, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं अभी कि नहीं, उसमें एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है, उसको दूसरा शख्स विधायक जाकर कॉलर पकड़कर ऐसे उठाता है। ये कौन लोग हैं? ये सब जब आप कॉलर पकड़ने वाला देख लीजिए, टीएमसी के लोग हैं। ये टीएमसी के लोग हैं जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। और आप अगर पूरा वीडियो हमारे पास हमने देख लिया है, पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत साफ आ जाएगा कि टीएमसी के लोगों ने किस प्रकार विधानसभा के अंदर भी मुंह बंद करने की कोशिश की, विपक्ष की। आखिर विधानसभा उस प्रदेश का सबसे बड़ा प्रजातंत्र का मंदिर होता है। यदि प्रदेश में कहीं अराजकता हो रही है तो वो विधानसभा में नहीं बोलेगा, अगर विधायक तो कहां बोलेगा। और वहां पर भी आप मारपीट करेंगे, वहां पर भी उनका मुंह दबाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, अभी ये आपका पक्ष है, सरकार की तरफ से फिरहाद हकीम आए थे सामने, मंत्री फिरहाद हकीम से पूछा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं आपने जो पिटे उन्हीं को जो है सस्पेंड भी कर दिया। उन्होंने कहा कि पीटने वाले को ही सस्पेंड किया, पिटने वाले को कैसे बाहर निकालते? ये तो बहुत स्वाभाविक होता है। वहां पर टीएमसी के गुंडे आपस में झड़ते हैं, एक का मर्डर हो जाता है तो जो मर्डर करने वाला गुंडा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उस क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर 302 की कार्रवाई हो जाती है। ऐसे हमारे 12-13 कार्यकर्ता आज भी जेल के अंदर हैं जिनका उस झगड़े से कोई लीजे दीजिए ही नहीं। टीएमसी के गुंडे आपस में झगड़े, एक की हत्या हो गई, जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ममता जी इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है और इसीलिए वहां पर अराजकता है, इसीलिए डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है कि सरकार का संरक्षण असामाजिक तत्वों के ऊपर है। कैलाश जी, मुझे एक मिनट दीजिए, हमारे साथ टीएमसी से भी एक साथी हैं संजय शर्मा जी। एक बार मैं उनसे पूछूं कि आपने आरोप ये लगाया कि ये सारा का सारा हंगामा मारपीट वहां हो रही है जो विपक्ष के बैठने की जगह है, तो यहां पर रूलिंग पार्टी के विधायक कैसे आ गए? अगर बीजेपी वालों ने किया होता तो ये जाते सामने जाकर के कुछ कर रहे होते, यहां ये बैठते हैं, वहां पर ये मारपीट क्यों हो रही है? संजय जी। संजय जी, आवाज आपकी नहीं आ रही, जरा ऑडियो चेक कर लें, म्यूट तो नहीं है। नहीं संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वहां से शायद म्यूट हो गया आपका सिस्टम, एक बार देख लें आप जी। आप सुधार लें इसको, फिर हम लोग आते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हमारे साथ हैं। विवेक जी, कौन दोषी है जो हुआ आज विधानसभा में? देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग तृणमूल के कोई समर्थक नहीं है, तृणमूल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी वहां पे बॉलीगंज में इनके जो पुराने थे वो गायक वो खड़े हो रहे हैं तृणमूल की तरफ से, तो उसके खिलाफ सायरा शाह अलीम जो आपके टीवी चैनल पे भी आती हैं वो सीपीएम की कैंडिडेट है। हाँ। नंबर 1, हमें टीएमसी का समर्थक ना मानिए, वी आर अपोजिंग देम। हाउएवर, मैंने तो माना भी नहीं था, मैंने तो आपको अपोजिशन मान के बुलाया था, आप पता नहीं क्यों सफाई दे रहे हैं। सर इसलिए सफाई दे रहा हूं क्योंकि टीवी चैनलों पे जब भी हम बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं बंगाल के मामले में, तो ये कहा जाता है कि साहब ये टीएमसी की बैटिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि लेकिन जब से साहब ये भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की राजनीति शुरू करी है तो बहुत ज्यादा इंस्टिगेशन इनकी तरफ से आता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जबरदस्ती चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रबल मेकिंग हो, कोई ना कोई मसले हो, कहीं ना कहीं से कोई वायलेंस हो। पहले जय श्री राम के नारे लगा करके अटैक कर दो किसी को, कभी वहां पे जाकर के दुर्गा पूजा के पंडाल में कोई ड्रामा करो, तो समथिंग और द अदर मिसचीफ मेकिंग जो है ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक नॉर्मलिटी डिस्टर्ब हो। और हमारा सिर्फ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए वी आर अगेंस्ट तृणमूल, लेकिन ये प्रेसिडेंट रूल की बात करना, सरकार को हटा दो, सरकार को बर्खास्त कर दो, हम इसके फेवर में नहीं है। सर, हर पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो ऐसी मांगे करती है। मुझे आप ये बताइए, जो विधानसभा में हुआ इसका जिम्मेदार कौन है?
नहीं, इसके जिम्मेदार ये दोनों ही हैं जो हैं, वो तो बड़ा साफ हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। हाँ। अब भाई जो है सारे चेहरे दिख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए और जो भी वहां पे मीडिया कर्मी हो या बीजेपी वाले, लेकिन आपने ये कहा कि बीजेपी जो है, बीजेपी उकसावे वाली बातें करती है, लोगों को इंस्टिगेट करती है ताकि कोई रक्कस, कोई हंगामा खड़ा हो जाए। एक बार इस पर कैलाश जी का जवाब ले लें। जी नहीं, देखिए, सीपीएम का एक समय लंबा एक छत्र राज था, इन्होंने शासन किया वहां पर, और आप इसका उत्तर तो ये खुद ही दे दें कि आज उनका एक भी सदन में विधायक नहीं है। ऐसी क्या गलती हो गई इनसे? हम पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, हम आरोप सुन लेते हैं उनका, पर आपसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जनता ने आपको एकदम नकार दिया, एक भी विधायक नहीं है आपका, और आपके सारे की सारी वोट टीएमसी की तरफ चले गए। लोग तो ये कहते हैं कि टीएमसी ने आपके वोट खरीद लिए, आपके नेताओं को खरीद लिया। सीपीएम इतनी कमजोर हो गई कि विधानसभा के चुनाव में एक भी उनका प्रतिनिधि नहीं जीता, और आधे से ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हो गई। जो सरकार में 30 साल रहे, उनकी ये दुर्दशा क्यों हुई? इसलिए कि आपकी शायद नीयत और नीति दोनों ही खराब रही है। इसको जरा आप सुधारिए तो शायद आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। कैलाश जी, लेकिन जिस प्रकरण को लेकर के आज ये सब कुछ हंगामा हुआ, ये हमें तो यही बताया गया कि आप लोग मांग कर रहे थे बीरभूम में जो हिंसा हुई, जो जिंदा जला दी गई महिलाएं और एक बच्ची, उस विषय को आप उठाना चाह रहे थे, तो इस पर विधानसभा में चर्चा हो, इसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, आखिर सरकार को अपना पक्ष तो विधानसभा में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आखिर विधानसभा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा किसी राज्य के लिए एक पंचायत होती है। वहां पर आखिर सरकार की क्या भूमिका है, सरकार ने क्या किया अभी तक? यदि सीबीआई भी जांच कर रही है तो आखिर सरकार की भी कोई भूमिका है कि नहीं? और उसके अलावा जिस तरीके से वहां पर भय और आतंक है, वो भी तो विधानसभा में लाना चाहिए ना। आखिर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है, वहां पर उनके पास शिकायतें आई है, उस शिकायतों को कहाँ बोलेंगे? वो विधानसभा में नहीं बोलेंगे तो कौन से स्थान पर बोलेंगे? यदि विधानसभा में आप बोलने वाले का मुंह बंद कर देंगे, उसे साल भर के लिए बर्खास्त कर देंगे, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये प्रजातंत्र है क्या? अब एक बार जरा संजय जी से मैं जरूर उनका पक्ष जानना चाहूंगा। संजय जी, अभी कैलाश जी वरिष्ठ नेता बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि जो सड़कों पर तृणमूल के कार्यकर्ता करते थे, अब उनके विधायक असेंबली में कर रहे हैं। और लास्ट संजय जी, या तो मेरी किस्मत खराब है, आपका सिस्टम, आपकी आवाज इस बार भी नहीं आई। चलिए, एक ठीक है। कभी कभी जो लोग दूसरों की आवाज दबा देते हैं ना, तो ईश्वर उनकी आवाज में दबा देता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी आवाज दबा। लेकिन इसमें संजय जी कोई साजिश नहीं है, मेरा यकीन मानिएगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ब्रेक ले लेते हैं। कैलाश जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, जुड़े हमारे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ ऑडियंस भी है, मेहमान भी हैं। संगीत रागी जी जुड़े हैं हमारे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी आप हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। रागी जी और प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय शर्मा जी टीएमसी से, विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब शुरुआत करना चाहता हूं संजय जी आपसे, उम्मीद करता हूं आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। आपने देखा बीजेपी का आरोप यह है कि गुंडागर्दी बंगाल में राजनीतिक तौर पर पहले भी होती आई और आपके राज्य में तो चरम पे पहुंच गई, लेकिन पहले सड़कों पर हुआ करती थी। आज वो काम विधानसभा के अंदर आपके विधायक कर रहे हैं। देखिए सौरभ जी, शायद अभी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ सौरभ जी, मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। बड़े नेता हैं और झूठ भी बहुत शानदार बोलते हैं। आज उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आज हमारे चुनचुड़ा के विधायक श्री असित मजूमदार के नाक में इतने जोर से मुक्का मारा कि उनकी हड्डी टूट गई और वो घायल हो गए बुरी तरह से। कैलाश जी को यह भी बताना चाहिए था। कैलाश जी ने क्यों नहीं कहा कि आज उनके विधायकों ने जो मारपीट का काम किया वो निंदनीय है? और कैलाश जी जब भी बोलने लगते हैं, कैलाश जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल के बारे में, बंगाल एक शांति प्रिय प्रदेश है, कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा बंगाल ऐसा है। उन्होंने बंगाल की सड़कों के बारे में कहा, बंगाल के बारे में क्या क्या अनर्गल प्रलाप किए जी। और पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने उन्हें जो सबक सिखाया है,
वो सबक से अभी तक उनके होश ठिकाने नहीं आए हैं, मुझे लगता है। देखिए, ये तो राजनीतिक और आरोप है, थोड़ी ठीक देर है, पहले ये तो जब मैं उनको ये बात अलग है, लेकिन सर राजनीतिक मेरा आरोप मेरा की बात संजीव नहीं केवल है। इतना निवेदन है, मारपीट करने के लिए दो लोग लगते हैं कम से कम, एक आदमी खुद को नहीं मार सकता, तो वो दूसरा आदमी आपकी पार्टी का रहा होगा ना। आप कह रहे हैं आपका विधायक जो है वो घायल हुआ, ये कह रहे हैं हमारा विधायक वो अस्पताल में। हाँ। कैलाश जी को ये बताना चाहिए था कि हमारे जिस विधायक की नाक की हड्डी तोड़ी है आज नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने, वो क्या शुभेंदु जी के पास गए थे या शुभेंदु उनके पास आकर उनके साथ मारपीट की थी? नहीं, ये तो कैलाश जी आपके सामने कह रहे थे कि ये हुआ वहां है जहां पर विपक्ष के विधायक बैठते हैं। आज आपने सुना होगा। आज मैं कहता हूं, आज हमारी जो बात है वो ये है कि बंगाल भाजपा के विधायकों ने राज्य विधानसभा में जो किया, ये नकारजनक घटना है। ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और बंगाल की जनता और देश की जनता देख रही है कि बंगाल को किस बेतरतीब प्रेम शुक्ला जी आपकी बातों का जवाब देंगे। प्रेम जी बताएं कौन जिम्मेदार है इन शर्मनाक तस्वीरों के लिए? फैलाने जा रहे हैं बंगाल की जनता ही का जवाब। संजय जी 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 सौरव जी, आप कृपा करके मुझे बताइए कि सड़क से लेकर विधानसभा तक इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? बीरभूम में जो हिंसा हुई, उस नृशंस हिंसा के लिए, निर्मम हत्या के लिए, नरसंहार के लिए क्या टीएमसी जिम्मेदार नहीं है? और अगर उसके लिए राज्यपाल बात कर दें तो राज्यपाल असंवैधानिक हो गए। उस पर विपक्ष अगर डेलीगेशन लेकर चले जाए तो विपक्ष पर आप हमले कर देंगे। उस पर विधानसभा में चर्चा मांग ली जाए तो विपक्ष के दो बेंच के पास सत्ताधारी विधायकों का आकर उन पर हमला कर देना। और हमला करने के बाद आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक का पूरा कपड़ा फटा हुआ है। तो मुख्य सचेतक ने अपने कपड़े खुद तो नहीं फाड़ लिए, ये कपड़े निश्चित तौर पर जो है वो सत्ताधारी दल के विधायकों ने फाड़े हैं। उन सत्ताधारी दल के विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और आप तो जानते हैं कि आजकल विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, अरे आप क्यों आप जरा धैर्य रखिए संजय जी, जरा धैर्य रखिए, आपको भी अवसर मिलेगा। आप इतना अधैर्य और यहाँ भी हिंसा क्यों कर रहे हैं? आप वाचिक हिंसा पर क्यों आमादा है? संजय जी जनाब आप यहाँ, अरे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझ पर हमला नहीं कर। मैं जानता हूँ आपकी इच्छा होती है विपक्ष की आवाज को दबाने की। मैं जानता हूं तृणमूल कांग्रेस जिस फांसीवादी सोच में आजकल चल रही है, उसके कारण विपक्ष की आवाज को कुचलना वो अपना दायित्व समझते हैं। लेकिन कृपा करके टेलीविजन पर तो ये काम न करें आप बोलिए। और जब आप जो है तो क्या करते हैं जी जी, प्रेम जिस तरह से विपक्ष के विधायकों पर हमला किया गया, जिस तरह से विपक्ष के विधायकों पर हमला करने के बाद विपक्ष के विधायकों के खिलाफ ही निलंबन की कार्रवाई होती है, जिस तरह से राज्यपाल पर हमले होते हैं, जिस तरह से बंगाल में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, चुनाव संपन्न होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके घरों में आग लगाई जाती है, उनके घरों की महिलाओं पर जो है बलात्कार किया जाता है, हजार लोगों को बंगाल छोड़कर भागना पड़ता है। किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में आप ये कल्पना कर सकते हैं क्या? लेकिन लगातार ये इस तरह की हिंसा करने के बाद ये हिंसक आप कह रहे हैं कि हिंसा इनकी तरफ से हिंसा पहली बार नहीं हुई, ऐसा इतिहास है। और वही बताने के लिए काफी है कि यहाँ विधानसभा में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। रागी जी और विवेक जी के पास चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, लेकिन वाकई कहना पड़ेगा तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। इतने बड़े राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री हो, वहां पर इस किस्म की वारदात, मारपीट विधायकों के बीच में होना, और बड़े वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने जो सब इसमें शामिल थे, वाकई निंदनीय है। बंगाल के बीरभूम में 9 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में आज विधानसभा में चर्चा की मांग जब हुई, उसका नतीजा हुआ विधायकों के बीच मारपीट। इसकी तस्वीरें हमने आपको भी दिखाई हैं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से बुधवार की सुबह मुलाकात करने जा रहे हैं। अब ये अभी तय नहीं है कि क्या ये बीरभूम है और वहां जो हिंसा हो रही है उससे जुड़ा ही मामला है, लेकिन आपको याद होगा जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में पहली बार शायद पश्चिम बंगाल के अंदरूनी हालात के ऊपर बयान दिया था और कहा था कि जनता को उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए चर्चा पर जोड़ते हैं संगीत रागी जी को। रागी जी, दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सड़क की लड़ाई विधानसभा के अंदर आ जाए, आपके चुने हुए प्रतिनिधि विधायक एक दूसरे को लात घूंसों से मारे, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या है? देखिए,
आपका चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विधानमंडल ऐसी जगह है, वो बड़ा पवित्र है। आप उसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और मंदिर में जाकर के आप कोई हिंसा करें, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पक्ष का हो, कहीं से भी हिंसा हो रही है वो निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन ये जो बार बार कहा गया है, अभी एक प्रवक्ता जी ने बोला भी कि बंगाल एक शांति प्रिय है, तो देखिए मैं बीरभूम के में सिर्फ एक हिंसा नहीं हुई है, उसे आप हिंसा की कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते हैं। ये मुझे लगता है गोधरा पार्ट 2 जैसा कोई एक हिंसात्मक कार्रवाई की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों के घरों में आग लगाया गया, उनके दरवाजों की सिकड़ी या जो कुंडी होती है वो बाहर से बंद कर दिया गया। यानी कि उन जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया वो इस निर्ममता के साथ काम कर रहे थे कि उसकी बचाव न हो, ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो बचाव नहीं हो, उनका ये नहीं हो। और आप ऐसी ही आगजनी को जरा वसीर हाट से तुलना कर लीजिए। मालदा के बाद जो है वो थानों को जिस तरीके से जलाया गया था और एक समुदाय के विशेष के वो लोग थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मानसिकता आई कैसे, और ये मानसिकता जो है कहीं पर बम फेंक देना, जो चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 34% बंगाल में पंचायत में लोगों ने वहां पेपर ही नहीं भरे, वो ऐसे ही जीत करके आ गए। जब बंगाल में लोग जीत गए, जो लोग जीते थे वे भाग करके 6 महीने तक झारखंड में आकर के रह रहे थे। जो बंगाल के अंदर चुनाव में जीत गए, मैं आज बाबर का जिक्र चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पैरवी करने वाले मुस्लिम हो या हिंदू हो, आज उनकी दशा क्या होती। अब पश्चिम बंगाल में कौन जिम्मेदार है, इतनी हिंसा का जिम्मेदार कौन है? मैं सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता को और हिंसक मानसिकता को इसका दोषी मानता हूं। ठीक है, बस 10 सेकंड और। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप याद कीजिए सेन ब्रदर्स को मार करके उनकी मां को बच्चे के खून में सना हुआ चावल खिलाया था। किसने खिलाया था? सीपीएम ने। वे सारे की सारी उसी मानसिक विकृति को, ये कहते हैं राजनीतिक संस्कृति नहीं है, ये मानसिक राजनीतिक विकृति है जिसको तृणमूल आज के दिन में कैरी फॉरवर्ड कर रही है। उसी मानसिकता को तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, जहां पर किसी दूसरे विपक्ष के लिए जगह नहीं है, ठीक है, दूसरे के विचारों के लिए जगह नहीं है। और आप करते हैं तो आप ऐसे, मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो आज बम और गोली के डर से आप अपने घरों को छोड़ करके, आपको दोनों लोग जवाब देना चाह रहे हैं। आपने कहा कि यही प्रवृत्ति जो थी ये कम्युनिस्ट प्रवृत्ति थी और यही अब टीएमसी की प्रवृत्ति है। तो ठीक है, विवेक जी बोलिए पहले। संजय जी आता हूं मैं। जी देखिए, सबसे पहले जब कम्युनिस्टों को ले थोड़ा सा गुजरात को याद कर लीजिए और ऐसी बहुत सारी चीजों को याद कर लीजिए। हरिद्वार की धर्म संसद को याद करिए, जंतर मंतर के नारों को याद करिए। तो मानसिकता की बात तो मत करिए। देश को तो विकृत आपकी आरएसएस और आपकी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। वो ना आरएसएस के लोग थे और ना भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वो ना आरएसएस के लोग थे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आप ही लोग संरक्षण देते हैं सर। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई जो अब तक सड़कों पर हुआ करती थी, आज विधानसभा के अंदर हुई, जहां मारपीट हुई तृणमूल और बीजेपी के विधायकों के बीच में, और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बहरहाल बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, समेत नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। ब्रेक से पहले रागी जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि इस पॉलिटिकल वायलेंस की जिम्मेदार जो है वो पहले लेफ्ट की आइडियोलॉजी और अब वही आइडियोलॉजी जो अपना लिए तृणमूल ने, वो जिम्मेदार है इसकी। ठीक है, संजय जी बोले। और रागे जी को सुन रहा था, इनको तो आज एक अरसे के बाद मनचाही मुराद मिल गई हो। जैसे बंगाल के बारे में जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो सब ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं एक घटना हुई है, घटना दुखद है, बेहद दुखद है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए करनी चाहिए और कड़े से कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए जो लोग दोषी। और घटना घटने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री वहां पहुंची, जो लोग जिनके ऊपर घटना हुई उनके परिजनों से मिली, उनसे बात की
उन्होंने जिन लोगों के नाम पर संदेह जाहिर किया, जिनका हाथ होने की आशंका जाहिर की, उन लोगों को अरेस्ट करवाया, हाथों हाथ कह के अरेस्ट करवाया। स्थानीय थानेदार को, एसडीपीओ को निलंबित कर दिया और जो जो काम करने चाहिए थे वो सब किए। मैं इनसे पूछता हूं कि यहाँ जो घटना हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इनके राज्यों में हुई होगी। यही लखीमपुर बात खीरी से लेकर, है संजय जी, यही बात है। हाथरस से और उस लेकर, दिन भी पहले दिन याद सौरभ कीजिए जी, विवाद इसीलिए उठा था। सौरभ, बिल्कुल मेरी बात हाँ। सुने, मेरी बात सुने। ये जो आप जो काम कर रहे हैं यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। अभी वहां पर वो घर जो जल रहे थे उनकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी। और सवाल कोई पूछता है तो कहा जाता है यूपी बंगाल राजस्थान में, यूपी बिहार राजस्थान में नहीं होता है क्या? ये कोई जवाब हो सकता है? 9 लोग जिंदा जल के मर गए, आप कह रहे हैं और राज्यों में भी होता है? नहीं, मैं देखिए, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं उस पर सुनिए, आप उस पर आप सोचिए। घटना घटी, राज्य की मुख्यमंत्री गई, सभी आवश्यक पदक्षेप उन्होंने लिए। घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में भी होती होंगी, हुई होंगी। मैं लखीमपुर खीरी और हाथरस का जिक्र नहीं करना चाहता। कर रहे हैं आप, भाजपा शासित राज्यों के आप जिक्र कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। नहीं करना था ये। और मैं आपको ये भी बता दूं, ममता जी जब हर जगह इस कांड की, इस हत्याकांड की चर्चा होने लगी, उसके दबाव में गई हैं बीरभूम, और उनके लिए गांव के बाहर तोरण द्वार बनाए गए थे। ये क्यों नहीं बताते आप? स्वागत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता, जहां 9 लोग जिंदा जल गए, स्वागत समारोह के लिए द्वार बना रहे थे। सौरभ जी, हम हमेशा ऐसी घटनाएं जब भी होती है हम तत्काल जाते हैं। और आप भाजपा नेता वहां क्या कर रहे थे, शक्तिगढ़ में क्या खा रहे थे, उसका भी बात करिए। लेकिन इन बातों से हटकर मैं राघव जी और शुक्ला जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि इस घटना पर जैसे हमने कार्रवाई की है, भाजपा शासित राज्यों में जहां ऐसी घटनाएं होती है, वहां क्या इनके मुख्यमंत्री या अन्य कोई प्रेम शुक्ला जवाब दें आपकी बात का। ठीक है, बोलिए प्रेम जी, जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। और सारी बात जो परिजन है उनसे मिली है, यहाँ उनके शासित राज्यों में ठीक है संजय जी, मिलने की संजय जी ठीक है, संजय जी ठीक है, उल्टा उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। अच्छा, आप सुन लीजिए जरा इनकी बात। प्रेम शुक्ला जी की आवाज आए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी, आप मुझे एक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य दिखा दीजिए जहां पर चुनाव संपन्न होने के बाद विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के परिजनों के साथ बलात्कार हुए हों, विरोधी जन के कार्यकर्ताओं के घर फूंके गए हों, विरोधी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी हो, और हजारों हजार की संख्या में। ऐसा कोई राज्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में पिछले 3 दशकों से शासन कर रही है। एक भी आप उदाहरण नहीं दिखा सकते। एक बात। अब रही बीरभूम की बात। बीरभूम में जो कुछ हुआ उसका संज्ञान स्वयं हाईकोर्ट ने लिया, और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर यह कहा कि हमें जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित पुलिस तंत्र पर विश्वास नहीं, क्योंकि उसने कहा कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। उसके लिए जो है वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज को लगाया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर अविश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी से अधिक कोलकाता हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने व्यक्त किया। ये सत्य है कि नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पंचायत चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के शासन की कुराज के विरुद्ध जो है स्वयं स्ट्रिक्चर पास करता है। ये सत्य है कि नहीं है? नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात, पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं जनाब? आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? आप व्यग्र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप गलत पक्ष में खड़े हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। संजय जी, आपकी व्यग्रता इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आप अपराधियों के पक्ष में हैं, आप हिंसक शक्तियों के पक्ष में हैं, आप नृशंस हिंसा करने वाले नर श्रृगालों के पक्ष में खड़े पड़े हैं। और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हत्यारों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं सीपीएम के शासनकाल में हिंसा की भुक्तभोगी रही है। जब उनको कम्युनिस्ट जो है निर्वस्त्र करके पीटते थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी ही थी। तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह आपके समर्थन में जाया करते थे। जब श्रीमती, भाई आराम से, शांति से, श्रीमती सुषमा स्वराज समर्थन करती थी, जब सुश्री ममता बनर्जी पर हमले हुआ करते थे, तब उन हमलावरों के विरुद्ध, कम्युनिस्ट हमलावरों के विरुद्ध आपको समर्थन केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी देती थी। चलिए, ठीक इस है। बात को आप विसार नहीं सकते कि स्वयं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अच्छा, यहाँ हमारे साथ ऑडियंस भी है, कुछ लोग हैं, एक सवाल पूछना चाहते हैं। अपना नाम बताइएगा सर और किससे पूछना है? मेरा नाम विष्णु शरण है। प्रेम जी, संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो बंगाल में बम और बंदूक की, संजय जी यहाँ हमारे साथ आम जनता भी है, ऑडियंस भी है, वो कुछ कह रही है, सुन लीजिए आप। मेरा आग्रह इस बात का है कि ये जो बंगाल में बम और बंदूक की कल्चर को बनाया गया, ये बनाया गया चाइनीज श्रीवास्तव के समय से। उसके बाद अगर आपने देखा हो इस डिबेट में, अब वो जो पंकज जी बोल रहे हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं संजय जी, इनके किसी बात से चाइनीज श्रीवास्तव को कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही संस्कृति में पले बड़े हैं, दोनों का मूल संस्कृति और काम एक ही था। अब लेकिन इस स्थिति में केंद्र वजह को उनको परेशानी शुरू हो गई। आप चुप बैठिए, परेशानी हो गई आपको। आप आराम से, गुस्सा मत होइए, शांति। मेरा ये कहना है बात की बंगाल की स्थिति का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये श्रीवास्तव जी का दल है। दूसरी बात ये, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है? जब बंगाल में इतनी विस्फोटक स्थिति है, जब चुनाव हुआ, चुनाव से पहले सैकड़ों लोगों को मारा गया, किसी विपक्षी दल के किसी नेता को किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, किसी को मिर्ची नहीं लगी। उसके बाद फिर खेला हुआ के नाम पे ईवीएम जहां जहां रखी गई, वहां पर इन्होंने रातों रात सारे लोग बिठा दिए गए। अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है श्रीवास्तव। चलो अच्छा, ठीक, आप कह रहे हैं, आप एक सेकंड समय कम है, मैं दोनों की लेता हूं, जवाब लेता हूं आपकी बात का। ठीक है, ठीक। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है वो, नहीं तो अब भी आरोप लगा देंगे। बूढ़ा आदमी हूं, नहीं है ना? नहीं, मैं कभी कोई सामने से पलट के ना कह दे, इसीलिए कह रहा हूँ। इसीलिए आम आदमी है, आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम आदमी है। ठीक है, ठीक। विवेक जी, एक मिनट, आप उनको बार बार चाइनीज श्रीवास्तव कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुरंत जैसे ही बोलते हैं टीएमसी वाले, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मूलतः ये उसी संस्कृति में पले और बड़े। चलिए, विवेक जी बोले। सौरभ जी, हम भी घबरा गए थे कि ये चाइनीज श्रीवास्तव। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, ये क्या, मुझे लगा शायद गलत नाम पढ़ लिया है। चले, एक मिनट, विवेक जी। मुझे भी इनको भाजपा के प्रेम में गुजरात के दंगे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड से नहीं दिख रहे मेरे मित्र को, जो ऑडियंस में बैठे हैं, इनको ये नहीं दिखा कि गुजरात के दंगों के बाद एक हिंदूवादी वेव आई जिसमें नरेंद्र मोदी को फिर से चुना गया, वो इनको नहीं दिखता है। जब देश का मुंह काला हुआ, इनको ये नहीं दिखता है कि 10 साल से यूनाइटेड स्टेट्स काला हुआ है, को वीजा नहीं दिया नरेंद्र मोदी को, इनको नहीं दिखता है। वो तो उनकी एक मजबूरी बन गई कि प्रधानमंत्री बन गया तो इसको लाओ साहब। इनको ये नहीं दिखता है कि डिवाइडर इन चीफ को तो है नफरत। ये भी तो आप लोगों को देखना चाहिए ना भाई। ये नहीं कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस बहुत सही है या कांग्रेस पार्टी सही है या बीजेपी आप खराब है। अपना अवलोकन करिए कि आज पूरे देश की राजनीति में आप कहां खड़े हैं। आप बिल्कुल रसातल में चले गए हैं। आपका एक ही काम है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का कितना विरोध करना। जब तक आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे, आपको अल्टीमेटली चाइना ही भेजना पड़ेगा और विकल्प कोई नहीं रहेगा। अच्छा, नहीं, एक अभी रागी जी ने भी क्योंकि लेफ्ट का नाम लिया था इसलिए विवेक जी बोल रहे थे। मुझे ये बताइएगा कि राजनीतिक तौर पर बंगाल में अब कहा तो ये जाता है विधायक तो चुन के आए नहीं, कोई पदाधिकारी वहां मतलब चुने में नहीं होते, लेफ्ट के बहुत कम रह गया है। पार्टी में भी लोग काडर भी बहुत कम रह गया है। आज भी इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उनकी प्रॉब्लम यह है कि ये क्यों कहते हैं? देखिए, हुआ क्या कि तृणमूल कांग्रेस जो सीपीएम का काडर था, मैं उसमें एक बहुत बड़ा उसका ये रिपोर्ट भी है, जितने जो बांग्लादेशी इन्फ्लेटेटर्स थे उनको सीपीएम ने बसाया, और बसाया इसलिए ताकि वो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक के काम करें। लेकिन वही सिंगूर के बाद जब सारे राजनीतिक समीकरण बदले तो वो सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए। फिर वहां पर एक और चीजें देखने को मिली हैं जो हर जगह करीब करीब देखने को मिलता है। जब सत्ता बदली और उनको लगा कि अब सीपीएम आ नहीं सकती है, तो सारे काडर जो थे वो सीपीएम के वो भी ज्वाइन कर लिए। एक और बात, दूसरी बात, बस 10 शॉर्ट में बता दूं। देखिए, सीपीएम के समय पार्टी और प्रशासन दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। उसी मॉडल को तृणमूल कांग्रेस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है। जब पार्टी और प्रशासन एक हो जाए, प्रशासन के लिए पार्टी काम करना शुरू कर दे और प्रशासन पार्टी के लिए काम करना शुरू करे, तो ऐसी हिंसा की संस्कृति पैदा लेती है जो है पश्चिम बंगाल। चलिए, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्टूडियो में आए हमारे और मेहमानों का भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।